हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्टार्ट हो गई। चलिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या माहौल? क्या अपडेट? सब ठीक? सब राजी खुशी? एक तो ये नी दिखने का मतलब क्या किडनैप होना हो जाता है क्या? है? सही बताओ। तुम तो घर में नजर नहीं आते होगे तो पापा तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा लेते होंगे थाने में, गुमशुदगी की। अरे कहाँ गया? अरे ओह शिट, सामने नहीं था, रूम में ही था, रूम में ही था। तुम कमरों कमरों में ही खो जाते हो क्या? अरे यस सर। लो वॉइस। हाँ, ये हो सकता है। हेलो हेलो, बूस्ट करवाते, बूस्ट करवाते, बूस्ट करवाते। अबेली, वो माइक्रोफोन बूस्ट कर दो उसको। कितना है लेवल देखना माइक्रोफोन का। मैं बहुत धीरे बोलता हूँ यार। 90 नहीं, 95 कर दो आप इसको। रेड लाइन बहुत जरूरी है। सही करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। अभी ठीक है? अभी आवाज ठीक है? थोड़ा बेटर होगा, देख लीजिए। बाकी आप अपने डिवाइस की आवाज भी एक बार चेक कर लीजिए बेटा। ठीक है। ओह ओके। ओके। चलिए। हाँ। क्या पढ़ रहे थे कल? आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे। फैक्टर्स देख लिए थे। जनरल ऑर्डर देख लिया था, जनरल ट्रेंड देख लिया था, उसमें एक पीरियड में लिखने का तरीका भी देख लिया था। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना भी सीख लिया था। एंड सेम एलिमेंट के आयंस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना भी सीख लिया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। अब उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की। आज हम बात करेंगे क्या एप्लीकेशंस हैं। दो एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। होने को एक आध और भी होती है बट नहीं आती है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा, मेटल से क्या मतलब है तुम्हारा? कौन बताएगा बेटा? मेटल कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं? क्या बोलते हो आप उसको? सैयारा सॉन्ग गा लो सर। अच्छा। फिर तुम यहाँ पड़े पड़े ऐसे 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 लौटने लगोगे वहां अपने घर पे, रोने लगोगे, तुम्हें याद आ जाएगी किसी की, फिर क्या करोगे? हैं? टेबल से नीचे गिर जाओगे, चेयर से नीचे गिर जाओगे, बेड से नीचे गिर जाओगे, रोने लगोगे। लड़के क्या बोले ऐसे, यूं करके चिल्लाने लगेंगे जोर से, फिर कैसे, क्या मतलब? मैं गा दूंगा, तुम्हें कुछ याद आ जाएगा? हैं? गा दूं? बिलख बिलख के रोने लगोगे बेटा। हम्म? सर, मुझे मेरी छठी क्लास का प्यार याद आ गया। अब चलो। तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। इलेक्ट्रॉन लूज करना एक वर्ड होता है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये और मेटेलिक कैरेक्टर एक ही बात है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है प्लस बन जाना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम ये बोलते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन निकाल ही रहे हैं। मतलब उस सिस्टम के रिस्पेक्ट में सोचो, वो तो इलेक्ट्रॉन लूज ही कर रहा है ना। हमने कहा कि एक सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, इस इलेक्ट्रॉन को हम निकालना चाह रहे हैं। तो अगर ये सिस्टम इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या लूज कर देगा, तभी तो हम बोलेंगे कि हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो सकता है क्या? है ना। इलेक्ट्रॉन जो रिमूवल है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल जो है वो मुश्किल होगा या आसान होगा? अगर किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो तो उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? इजी हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। करेक्ट बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम उतना, अगर हम बात करें, अगर ऐसे समझ लो, मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें, मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। बताओ जल्दी बोलो, है ना? मेटल्स की रिएक्टिविटी तक भी इसी से देखी जाती है। अगर हम बोले कि मेटेलिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब है जिसकी जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतनी ही उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आपको मैं एग्जांपल के लिए बता सकता हूं कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया और सीजियम हो गया। अगर आप यहां से यहां आते हो तो मुझे बताओ, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है? क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, क्या मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा? और इस वजह से मेटल्स की रिएक्टिविटी भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। मेटल्स की रिएक्टिविटी आयोनाइजेशन एनर्जी से देखी जाती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो कौन सी प्रॉपर्टी से उनकी रिएक्टिविटी देखें? आयोनाइजेशन एनर्जी से उनकी रिएक्टिविटी देखेंगे। क्लियर भाई? नोट करना है? बिल्कुल करना है बेटा, कर लो। यस यस यस, नोट करो, फटाफट नोट करो भाई। इन पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होता, पीरियड में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। अब देखो, जनरल अगर हम देखें तो अच्छी बात है। अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम, तो जनरल रूल ये कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। और अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, तो लेफ्ट टू राइट बोले तो पीरियड, लेफ्ट टू राइट बोले तो पीरियड, लेफ्ट टू राइट का मतलब ये होता है, टॉप टू बॉटम का मतलब ये होता है। लेफ्ट टू राइट में हमें पता है कि इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी कम, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बढ़ती है इधर से इधर जाने पर। तो बताओ मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो उल्टा हो जाएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएंगे और इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घट जाएंगे। अगर मेटेलिक बढ़ रहे हैं तो नॉन मेटेलिक घटेंगे, अगर इधर मेटेलिक घट रहे हैं तो नॉन मेटेलिक बढ़ेंगे। इसलिए आप देखना पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक है वो पी ब्लॉक राइट साइड में है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पी ब्लॉक राइट साइड में है। और जब पी ब्लॉक राइट साइड में है इसका मतलब है वहां पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए वो राइट में है और वो मोस्टली नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, उनमें भी टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बट मोस्टली वो नॉन मेटल्स हैं। ठीक है बेटा? सही है एकदम? रिपीट क्यों करूं? क्यों करूं रिपीट भाई? क्या नहीं बताया मैंने लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है? बताया तो था कल। इन जनरल, आप यहां पे वो मत लाओ पेनिट्रेशन और ये, आप तो एक जनरल बताओ, जनरल सीक्वेंस क्या थी? जनरली तो जेड इफेक्टिव से चलेगा ना। एक रेगुलर ट्रेंड क्या होना चाहिए उस पर सोचो। तो रेगुलर ट्रेंड तो यही कहता है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो मेटेलिक कैरेक्टर घट जाएगा। इसीलिए आप देखते हो कि लिथियम मेटल है, बेरिलियम मेटल है, लेकिन आप बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जा रहे हो, फ्लोरीन जा रहे हो, तो वो तो नॉन मेटल हो गए फिर, क्योंकि वहां जाते जाते आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ चुकी है, अब वो इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहते। क्लियर? लेकिन अगर वहीं अपन कार्बन वाली फैमिली है, कार्बन की फैमिली है, कार्बन की फैमिली है, कार्बन, फिर नीचे आओगे तो नीचे आओगे तो ये चलेगा, नीचे आओगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, आप जानते हो टिन मेटल है, लेड मेटल है। ठीक है, अगर आप ये आप खुद देखो बोरोन वाली फैमिली में आओगे तो आप एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सब मेटल्स हैं। समझ रहे हो? एक और वर्ड होता है मेटलोइड्स। क्या वर्ड होता है? एक मेटलोइड्स। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी दिखाने वाला बीच का, उसे बोलते हैं मेटलोइड्स। क्या बोलते हैं बेटा उसको? मेटलोइड्स। वो करेंगे हम, जब सही जगह आएगा तो मैं मेटलोइड्स लिखवा दूंगा कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये मेटलोइड्स हैं। उसमें क्या आगे पीछे एक आध एलिमेंट हर जगह पे अलग अलग होता रहता है, बट हमें फॉलो वही करना है जो एनसीईआरटी में है। ठीक है बेटा? तो अभी तो आप सिर्फ मेटल
एंड नॉन मेटल की बात करते हैं, बाकी सब मैं बता दूंगा। तो याद रखना बेटा, मैंने पहले भी बोला था कि हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में मोर देन 78% तो मेटल ही है ना, अबव 80% इनफैक्ट कह सकते हो कि अबव 80% मेटल्स हैं एलिमेंट्स, उसके अलावा बाकी बचे हुए नॉन मेटल्स हैं। तो बहुत कम है जो नॉन मेटल्स हैं, ज्यादातर मेटल्स आप देखो, पूरा डी ब्लॉक मेटल, पूरा एस ब्लॉक मेटल, पूरा एफ ब्लॉक मेटल, अब तीन तो पूरे पूरे ब्लॉक्स ही मेटल्स हैं। जो नॉन मेटल मिलेगा आपको पी ब्लॉक में ही मिलेगा, क्यों, और वही इसलिए वो राइट मोस्ट पार्ट में भी है, देखो। ठीक है बेटा, सॉरी, हाँ लिखो लिखो लिखो, मैं आगे आ गया था। लो वॉइस, देख यार भाई, जो रोज जैसा है वैसा ही है ना। तेने अपना या तो कोई ब्लूटूथ ईयरफोन, कुछ हेडफोन कुछ चेंज कर लिया होगा, बढ़िया कंपनी का लेके आना। इससे ज्यादा आवाज मेरी आती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ऑलरेडी डन, ठीक है। अरे सॉन्ग वालों रुक जाओ। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी टू। दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन क्या है? प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला मेरा सवाल, क्या आपको यह पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कौन बताएगा? क्या आपको यह पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जल्दी 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 जल्दी। कह रहे सर चिल्लाओ, आवाज तेज आएगी। अच्छा, हाँ तुम तो वही हो ना कि कोई चिल्लाता है तो तुम उसे ये बोलते हो कि क्या एनर्जेटिक टीचर है। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने वाला टीचर एनर्जेटिक टीचर होता है ना तुम्हारी नजर में? है, सही बात है ना? सही है, हाँ सही है। चिल्ला चिल्ला के पढ़ाओ। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, पहली चीज मैं यहाँ क्लियर कर लेता हूं कि एक तो होता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल जो होती है वो nth शेल होती है बेटा, आउटर मोस्ट शेल। क्या होती है वो? आउटर मोस्ट शेल। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए फिर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। और ये मोस्टली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए वैलिड है। डी ब्लॉक के लिए वैलेंस शेल का मतलब थोड़ा सा बदल जाता है, वो इसलिए क्योंकि डी ब्लॉक में 3d और 4s दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर ये n-1 वाली शेल हो गई और ये nth शेल हो गई, तो वहां पे वैलेंस शेल का मतलब थोड़ा चेंज हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपको भी वैलेंस शेल का एकदम करेक्ट डेफिनेशन जानना है, तो वो शेल जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमारे लिए वैलेंस शेल होती है। तो अब ये चीज दोनों के लिए वैलिड हो जाएगी। ये चीज आप डी ब्लॉक के लिए देखोगे तब भी वैलिड हो जाएगी, क्योंकि वहां पे n-1d और ns दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये और ये हमारी डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए तो आप एकदम बोल सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल ही है, और वहां पे आउटर मोस्ट ही पार्टिसिपेट करती है, वहां पे आउटर मोस्ट ही पार्टिसिपेट करती है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए तो ये वाली डेफिनेशन बिल्कुल कतई गलत नहीं है कि आउटर मोस्ट ही है। लेकिन हाँ, डी ब्लॉक के लिए हमें आउटर मोस्ट बोलेंगे तो फिर सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं इनके बीच में एनर्जी गैप थोड़ा कम होता है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सो मोर एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ वैलेंस शेल इज ये है कि वो शेल जिसके इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में या केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो, वो इसके लिए भी वैलिड हो जाएगी, इसके लिए भी वैलिड हो जाएगी। बट अभी इनिशियली आपके लिए यही ठीक है कि इन जनरल आउटर मोस्ट शेल ही होती है। जनरली क्या होती है? वो आउटर मोस्ट शेल ही होती है, अगर हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक की बात करें तो, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज्यादा डी ब्लॉक की बात तो कर नहीं रहे।
ठीक है, तो ये लिखा हुआ भी कुछ गलत नहीं है, बट मैंने आपको फिर भी कंफ्यूज करने के लिए नहीं बताया है, सिर्फ ये बताया है वैलेंस शेल का मतलब ही यही है कि जो शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं उस शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस शेल में जो प्रेजेंट हैं वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब मैं आपके सामने एक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, आ जाइए। अब मैं आपके सामने एक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा बेटा मैंने, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 लिख दिया। मेरा सवाल मेरा सवाल इसमें से वैलेंस शेल कौन सी है, नाम बताओ उसका। 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, कौन सी वैलेंस शेल है? बाहर वाली। क्या ये nth शेल है? ठीक है। क्या ये n-1 2 है, n-1 शेल है? ये देखो, n की वैल्यू 3, तो ये n-1 ही हुआ ना बेटा, n-1 ही हुआ। ये n-1p, ये n-1s, ऐसा होता। n-1p है, ये n-1s है। ये n-1 हमेशा d ही नहीं होता, n-1 इज वैल्यू जो कि n पर डिपेंड करेगी कि कितनी होगी। ऐसा थी कि हमें वो फॉर्मूला याद रह जाता ना कि n-1 के आगे तो d ही लगता है, n-2 के आगे f ही लगता है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। वो तो है ही, वो तो वहां पे समझ ही लिया तुमने, पर ऐसा नहीं कि हमेशा n-1 लिखो तो आगे d लिखना जरूर हो जाता है। अरे n की रिस्पेक्ट में वो n-1 है, 3 के रिस्पेक्ट में वो 2 नंबर जो है वो n-1 ही तो है। अब मेरा सवाल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाहर वाली शेल का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा? बाहर वाली शेल का। मेरा सवाल यह है कि मैं इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा, कहां से देगा? सर बाहर से देगा। फिर मैं इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालने जाऊंगा, कहां से देगा? सर बाहर से दे देगा। अब मैं इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा, सुनना बेटा, मैं इससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा, कहां से देगा? बाहर से देगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाऊंगा, सर वो भी वैलेंस शेल से देगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से देगा? तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से देगा? चलो एक काम ही करते हैं, ये एलिमेंट हम एक m एलिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो ये दिख ही रहा है मैग्नीशियम है, पर अपन इसको x मान लेते हैं। x क्या मान लेते हैं? x। ये एक x एलिमेंट है। ठीक है, एक x एलिमेंट है जिसकी मैंने IE1 लिख दी, उसी एलिमेंट की IE2 लिख दी, IE3 लिख दी, IE4 लिख दी, होने को और भी लिख सकता हूं। अब मैंने कहा कि तुम इसी एलिमेंट से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने गया, पहले इलेक्ट्रॉन निकालने गया, तो लेट सपोज इसने कुछ एनर्जी डिमांड करी, वहां लिख देता हूं मैंने, मान लीजिए वो 104 डिमांड करी। कितनी? ये मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, वैल्यू तुम्हें याद नहीं करनी है। फिर तुम दूसरा, अच्छा हम ये सीख चुके हैं कि अगर एलिमेंट सेम हो तो उसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता है बेटा? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? मैं यहाँ पे जो वैल्यू लिखूंगा वो मुझे 104 से कम लिखनी है या ज्यादा लिखनी है? जल्दी बता दे, जल्दी बता दे रे राजा बेटा, जल्दी बता दे, जल्दी बता दे, बता। और बताओ चीकू। बात कर रहे हैं घर के नामों से, चीकू देख रहा है। इंक्रीजिंग, दैट मीन्स 104 के बाद यहां पे मैं 90 नहीं लिख सकता, 100 नहीं लिख सकता, 20 नहीं लिख सकता, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है, उसमें से लगातार हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें ज्यादा लिखना है। तो जो भी वैल्यू अज्यूम करो वो ज्यादा ही करना। माना कि मैंने यहां पे लिख दिया कितना, 127 लिख दिया। कितना लिख दिया बेटा? 127 लिख दिया। अब तुमने कहा पहला, पहला तू, दूजा तू, ऐसे करके लिखा ना, लेकिन तीजा, तीजा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, तीजा कहां से निकलेगा? वहां से निकलेगा। अब तुम गए धीरे से अंदर,
कितना अंदर जाओगे तुम, सोचो। ये न्यूक्लियस, ये पहला नंबर शेल, ये दूसरा नंबर शेल, ये तीसरा नंबर शेल। यहां से तुमने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, यहां से तुमने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो तुम इतना अंदर गए तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। कितना अंदर गए? बोले इतना अंदर गए। क्या तुम न्यूक्लियस के बहुत पास नहीं जा चुके? बोले जा चुके हैं। ऊपर से वो एक नोबल गैस कोर है। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है किसका? नियोन का ही तो है। नोबल गैस कोर है वो, इसे बोलते हैं नोबल गैस कोर। जो कॉन्फ़िगरेशन किसी इनर्ट गैस के बराबर का हो, ये 10 इलेक्ट्रॉन इनर्ट, 10 का मतलब नियोन ही होता है ना बेटा, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये नोबल गैस कोर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? नोबल गैस कोर हो गया। मतलब तुमने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, अब तुम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जैसे ही गए तो तुम्हें पता था कि भैया देना तो ज्यादा ही है, तो तुम क्या है कि 150 रुपए लेके गए जेब में। कितने? 150 रुपया देगा। कितना देगा बेटा? 150 रुपया। बड़ा क्या है वो वाला 150 रुपया। तो तुम 150 रुपया लेके अंदर गए, ठीक है, और अंदर जाके तुमने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन कितने रुपए मांग रहा है। यहां बैठा भाई साहब, यहां आ गया 570 मान लो। और फिर ऑब्वियसली वो निकाला तुमने, 570 रुपए मान लो तुमने दे दिए, इसलिए हमें पता है कि इतनी एनर्जी लगेगी। और फिर तुम ये वाला और ज्यादा मांगेगा क्योंकि ये तो इंक्रीज ही होता है, तो यहां पे लिख दिया 620। सर क्या करें इन वैल्यूज का? क्या ये हमें मेन एग्जाम में दी हुई आएगी? यस। अगर इस वाली एप्लीकेशन से कभी सवाल आएगा तो हमेशा इस तरह से वैल्यूज दी हुई आएगी। और मैं बताऊंगा कैसी कैसी चीजें इसमें से पूछ सकता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। और अभी मैं तो तरीके से बता दूंगा। अभी मैंने रिलेट कर दिया। बताओ ये पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? 3s से। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी कहां से निकला? 3s से। अब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकला? और सर 2p से, 2 नंबर शेल से निकला सर, अंदर वाली शेल से निकला। अब निकला तो तुम्हें अंजाम दिख भी रहा है कि अगर वो अंदर से निकला तो एनर्जी में गैप देखो। तुम सोच के गए 127 का 150 हो जाएगा, ये पहुंचा 570। क्या यहां पे एक सडन जंप आया कि नहीं आया? क्या यहां पे एक सडन जंप आया कि नहीं आया? सडन जंप आया कि नहीं आया? यस, सही बोलो। सडन जंप आया कि नहीं आया? अब आपको क्या करना है, ऐसा एक सवाल आएगा और उस सवाल में आपको लार्जेस्ट जंप ढूंढना है। वो लार्जेस्ट जंप 104 से 127 के बीच में नहीं है, 127 से 570 के बीच में नहीं है, कॉन्जिक्यूटिव में ढूंढना है। ऐसे है ना, लगातार में ढूंढना है। ऐसे 1 और 4 में ढूंढोगे तो सबसे ज्यादा गैप होगा ऑब्वियसली, वो 104 है, ये 620 है। ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं कि 1 और 4 के बीच में सबसे ज्यादा गैप है, नहीं नहीं, लगातार में सक्सेसिव में सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना, 1 2 3, तो 1 और 2 का गैप चेक किया, 2 और 3 का गैप चेक किया, 3 और 4 चेक का गैप चेक किया। मेरा सवाल सबसे लार्जेस्ट जंप कहां है और वो लार्जेस्ट जंप क्यों आया? क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रॉन तो खुशी खुशी निकाल दिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमने कहीं ना कहीं यूं मान के चलो बेटा कि खाना लेने तो गए लेकिन शेर की गुफा में चले गए, क्योंकि ये शेर की मांद थी, हमें पता ही नहीं, मांद मतलब समझते गुफा, शेर की गुफा थी, उसमें चले गए हम। अब वहां हमारा नुकसान हो गया थोड़ा सा, हमें तो पता ही नहीं था कि एनर्जी में इतना गैप है। ये सोचो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, अभी तक आपने 2 तो यहां से निकाले, अब वो न्यूक्लियस के इतना पास आ गया, तो आपको नहीं लगता कि अनएक्सपेक्टेड बहुत हाई एनर्जी मांग लेगा? ज्यादा है, नो डाउट ज्यादा तो हो ही रही है, लेकिन ज्यादा में भी एक पैटर्न होता है ना कि धीरे धीरे बढ़ रही थी और अचानक से तुम्हें लगा कि अरे यार एनर्जी तो ज्यादा मांग ली, लेकिन यार जरूरत से ज्यादा मांग ली। ये जरूरत से ज्यादा जो एकदम से जब भी मांगी जाएगी, जब भी एकदम से मांगी जाएगी, समझ जाना अंदर की शेल से छेड़ा है, समझ जाना अंदर की शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। और यही हमें बताएगा कि भैया इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ नहीं आएगा बेटा, वो तो मैंने लिखा है रिलेट करने के लिए। आपको तो डायरेक्ट ऐसी वैल्यू दी जाएगी, ऐसी वैल्यू, और ये पूछेगा बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। मैंने तो यहां लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इसे ही समझा रहा हूं मैं तो इसे समझा रहा हूं, लेकिन उल्टा करेगा वो आपको वैल्यूज देगा और वैल्यूज दे के पूछेगा कि बता वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने। अब आप वैल्यूज देखोगे कि 104 ठीक है, 127 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 570 इसका मतलब सर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े थे।
ये इलेक्ट्रॉन अंदर वाला है सर, एकदम से एक्स्ट्रा एनर्जी मांग रहा है, एकदम से एक्स्ट्रा एनर्जी। तो इसका मतलब है सर यहां एक सांप बना दो, बना दिया। इस सांप से पहले जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, 1 है 2 है, उसका मतलब है उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये दो आयोनाइजेशन एनर्जी अपने आप में बता रही है कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें क्या करना है, कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? हम आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज देख के, एक एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज देख के हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल में है, कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। और वो प्रेडिक्शन कहां से होगा? हमें एक लार्जेस्ट जंप देखने को मिलेगा। क्या सर ये हमेशा 2 और 3 के बीच में ही होगा? नहीं, नहीं। 2 और 3 का मतलब है कि फिर 2 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या ये 1 के बाद भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज जैसे ही देखोगे, एक सडन जंप बनाना है। सडन जंप बनाने का मतलब है ऐसे एक सांप खींच देना है, और उस सांप के उधर उधर, इधर की साइड में, जो भी लेफ्ट साइड में हो, इस सांप के लेफ्ट साइड में जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर माना जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि अ नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज बिफोर सडन जंप के बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जीज बिफोर लार्जेस्ट जंप। लार्जेस्ट जंप से पहले, सडन जंप से पहले जितनी आयोनाइजेशन एनर्जीज हैं, उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। करेक्ट है बेटा? क्या लिख सकते हैं हम? तो वो एमडीजे वही था, वो वहां रह गया, चलो कोई नहीं। हाँ तो ठीक है ना, पूरा समझा तो यही रहा हूं। तो यहां क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is equal to number of ionization energy before largest jump। ले भाई, ठीक है। ये हो गया तेरा एम डी जे। एक सांप बना, और सांप के लेफ्ट में, सांप के लेफ्ट में, सांप कहाँ खींचना है? जिनके बीच में लार्जेस्ट गैप हो वहां सांप खींचना है। और लार्जेस्ट गैप ऐसे ढूंढना है, ऐसा नहीं कि यहां से देख लिया, ऐसा नहीं कि सर 104 और 620 में सबसे लार्जेस्ट गैप है। वो तो होगा ही, वो तो होगा ही ना बेटा, उसमें क्या बड़ी बात है? वो तो होगा ही, वो तो हो गई। ऐसा एक सवाल कराऊं मैं आपको, आपके मॉड्यूल में देखा था मैंने, कहीं तो सवाल देखा था। कंफ्यूज कहाँ होता है बच्चा, मैं बताता हूँ। वो मैंने दिया नहीं, इसी चक्कर में मैंने सोचा क्लास में ही कराऊंगा। कहीं तो था वो। देखना कंफ्यूजन कहाँ होता है। पहले ये वाला निपटा लें क्या, फिर करते हैं वो सवाल, वरना फिर पता नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। छोड़ो, ये तक समझ आया। और जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आगे प्लस लगा देना। पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आगे प्लस। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और निकाल रहे हैं तो माइनस तो नहीं आएगा, हम यहाँ प्लस के लिए बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, आगे प्लस टिका दीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, आगे प्लस टिका दीजिए। अब आपसे किस किस तरह के वो सवाल पूछ सकता है? बताओ सर, किस किस तरह के? अभी बता दें, अभी बता दें। आ जाओ। नोट किया क्या? कहाँ से हो वैष्णवी? वैष्णवी बता दो, इसको लाइव लोकेशन भेज दो। वैष्णवी पूछ रहा है वो कहाँ से हो। दूर से है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स मींस, ओ, गहरा आघात। अभी तो यही समझ ले तू कि इसके आगे प्लस लगा ले बस।
एक इमेजिनरी चार्ज होता है बेटा, है ना, एक इमेजिनरी चार्ज होता है एटम पे। जब उसके सारे सराउंडिंग एटम्स को हटा के जो चार्ज बचता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो ये इमेजिन करके निकाला जाता है कि अगर इस कंपाउंड के सारे एलिमेंट्स सारे एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं समझा सकता हूं, मान लीजिए ये PCl3 है। अब इस PCl3 में आपको फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। किसकी? फास्फोरस की। तो सेंट्रल एटम पे एक इमेजिनरी चार्ज का मतलब है एक ऐसी इमेजिनेशन जहां पे आपको ये इमेजिन करना है कि अगर ये तीन क्लोरीन पूरी तरह से भाग जाए अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, माइनस लेके, तो माइनस माइनस तीन माइनस भागेंगे यहां से। एक Cl पे एक माइनस होता है, तो बताओ कितने तीन Cl माइनस चले जाएंगे। 3 Cl माइनस का मतलब है 3 माइनस चले गए। 3 माइनस जाने का मतलब है उसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ, और 3 इलेक्ट्रॉन के नुकसान को +3 से दिखाया जाएगा। जो तुम चार्ज हटाते हो, है ना, जो चार्ज तुम इमेजिन करते हो कि -3 हटा दो, तो जो पीछे बचता है उसे बोलते हैं एक इमेजिनरी चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोलते हैं उसे? ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो यहां लिखा मैंने N, या यूं लिख दीजिए, मान लीजिए BF3 लिखा मैंने। अब BF3 में जो बोरॉन है उसका चार्ज बताओ, उस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बताओ। बताओ बताओ। एक मिनट बेटा, एक मिनट, है ना। आपका रिडॉक्स चैप्टर नहीं हुआ है क्या? आपका रिडॉक्स चैप्टर नहीं हुआ है क्या? किडनैप नहीं हुआ? कोई आ गया था, उनसे बात कर रहा था बेटा। आपका रिडॉक्स चैप्टर नहीं हुआ है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ठीक है, अभी के लिए देखो, इसमें ये होता है बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो एक आयनिक अप्रोच है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक आयनिक अप्रोच है, यानी कि कंपाउंड्स को आप कंप्लीटली आयनिक मानो। इमेजिनेशन है नहीं, ये इमेजिन करो कि ये कंपाउंड अगर आयनिक होता तो क्या होता। तो आप बोलते कि ये कंपाउंड अगर आयनिक होता तो एक F- होता, दूसरा भी F- होता, तीसरा भी F- होता, और इन 3 को सेटिस्फाई करने के लिए इस पे +3 होता। ये मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी है, शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता चलती ड्रॉपर होने के, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉन्सेप्ट है ना वो कंपाउंड को कंप्लीटली आयनिक इमेजिन करके देखा जाता है। और एक इमेजिनरी चार्ज होता है जब आप ये इमेजिन करते हो कि कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक है। कंप्लीटली आयनिक का मतलब है प्लस और माइनस होंगे, है नहीं, इमेजिन करना है। और उस इमेजिनेशन में हमें ये चार्ज निकालना है कि अगर फ्लोरीन है तो 3 फ्लोरीन पे 3 माइनस होंगे, और इन 3 माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए जो चार्ज सेंट्रल एटम पे होगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। समझ गए? तो अगर मान लो, जैसे ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया PCl5 ऐसा लिख दिया, या मैंने यहां पे लिख दिया बेटा देखो NO2+ ऐसा लिख दिया। आप बता सकते हो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट? थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, शायद तुम कंफर्टेबल हो जाओ। ये नोट मत करना, मैं जस्ट आपको एक कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये चीजें कर रहा हूं। अदरवाइज रिडॉक्स रिएक्शन में आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया जाएगा। मैंने जस्ट आपको एक बता दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो
कंपाउंड को कंप्लीटली आयनिक इमेजिन करके देखा जाता है कि अगर ये आयनिक होगा तो क्या होगा। अगर ये आयनिक होगा तो इसका मतलब है सारे क्लोरीन जो हैं 5 Cl माइनस होंगे। अब इन 5 माइनस को सेटिस्फाई करने के लिए इस पे +5 होगा, तभी तो बराबर होंगे बेटा। अब यहीं पे ये देखो, यहीं पे देखो, इस प्लस को ऑलरेडी इस पे आप कंसिडर कर लीजिए, ऐसे समझिए, इस प्लस को आप ऑलरेडी इस पे कंसिडर कर लीजिए। अभी बताता हूं। अब ऑक्सीजन को जो है वो, ऑक्सीजन को -2 चार्ज ज्यादातर माना जाता है, जिसे हम ऑक्साइड बोलते हैं। अगर वो ऑक्साइड की फॉर्म में है तो एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है बेटा? -2 चार्ज होता है। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है बेटा? -2 चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? -2 चार्ज। अब मुद्दा यह है कि एक तो तुम पहले से लगा के बैठे हो, ठीक है सर, इसको प्लस है तो आप सेंट्रल एटम पे लगाओ, वो तरीका है। उसके बाद आपने एक ऑक्सीजन पे -2 है तो दो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा बेटा? -4 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं -4 चार्ज इधर जाएगा। अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस हैं तो दूसरे ऑक्सीजन पे भी तो 2 माइनस होगा। ये सब मिला के कितना हो जाएगा? -4। अब -4 जैसे ही हटाओगे तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए पीछे +4 आएगा कि नहीं आएगा? इस -4 को सेटिस्फाई करने के लिए पीछे +4 आएगा। +4 और एक पहले से ही प्लस है, एक पहले से ही प्लस है। माइनस होता हम कम कर देते, लेकिन +4 और एक प्लस मिलके कितने हो जाएंगे? +5 होंगे कि नहीं होंगे? ये लोग ऐसे देखते हैं। और ये मैं देसी तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देंगे जब आप फिजिकल पढ़ोगे, रिडॉक्स रिएक्शन आएगी तो। ये तो देसी तरीका है जिससे आपका काम हो जाए फटाफट फटाफट फटाफट, है ना। और जैसे उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको एटम्स पे ये जो चार्जेस है ना ये पता होने चाहिए। लाइक ऑक्साइड पे -2 होता है, हेलाइड्स पे -1 होता है, F-Cl-, Br-, I-, ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी चीज आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ये कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट टाइप का रहता है, बट ठीक है, अभी मुझे लगता है कि इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। एक थोड़ा बेसिक आइडिया तो मैंने दे दिया है, मुझे और आगे जरूरत पड़ेगी मैं और आगे दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, इस बेसिक आइडिया से आपको इतना तो समझ आ गया कि ठीक है यार, ये +2 लगा दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस पे पॉजिटिव चार्ज 2 आएंगे। और हम यहाँ कंपाउंड की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हम सीधा सीधा बोल रहे हैं कि हमारे पास एक एटम है। क्या बोल रहे हैं हम? हमारे पास एक एटम है। अब एटम है हमारे पास, तो कंपाउंड ही नहीं है। यहाँ तो और आसान है समझना। अब एक एटम है तो उस पे तो चार्ज सीधा सीधा 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +2 ही आएगा ना। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर को अज्यूम करना या प्रिडिक्ट करना या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज यहां तो हम कंपाउंड की बात नहीं कर रहे ना। यहां मैं BF3 नहीं बोल रहा हूं, PCl3 नहीं बोल रहा हूं, PCl5 नहीं बोल रहा हूं, NO2+ नहीं बोल रहा हूं। यहां मैं ऑलरेडी एक एटम से ही बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में ही बोल चुके हैं कि एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, गैसियस आइसोलेटेड एटम में से। तो यहां तो हमारे लिए और आसान है कि एक सिंगल एटम है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन अगर इजीली निकल रहे हैं तो हाँ, हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को +2 बोल देंगे। यहां तो मैटर ही अलग है, यहां तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का वो तरीका ना भी सीखोगे तो भी चल जाएगा कि हाँ ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, मुझे आगे प्लस लगाने, बात खत्म, ठीक है। क्रॉस नहीं है, एक्स है बेटा, एक्स। क्रॉस नहीं है, एक्स। कह रहे सर एक्स जो है ना, मैं देखना नहीं चाहता उसे, वो EX होता है और उसे तो हम भी एग्जाम्पल में लिखते हैं, EX को भी हम तो एग्जाम्पल बोलते हैं। अब तू एक एक्स की बात अलग कर रहा हो तो देख यार बेटा, वो एक अलग चीज है तेरा, मतलब क्या बोलते हैं, निजी मामला है ना, तेरा अपना मामला है कि सर मैं एक्स को देखना ही नहीं चाहता, तो वो एक अलग कंडीशन है, वो दूसरा एक, वो एक्स दूसरी होती है। ये तो देखना पड़ेगा तुझे, एक्स एलिमेंट है ये। कह रहे क्रॉस क्या है? एक लिख रहा है लड़की क्या होती है, ये तो भगवान भी नहीं बता पाया। ले चल रहे, इतना बड़ा सवाल पूछ लिया तूने।
आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया। मजाक कर रहा हूँ रे, हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। आजकल तो कोई किसी को नहीं समझ रहा, कैसी बात करें। कह रहे सैयारा सॉन्ग गा लो। अरे यार पागल हो गए हो क्या तुम? हैं? ले आ भाई, अब तेरे को तगड़ी तगड़ी चीजें कराता हूँ। वही कॉन्फ़िगरेशन वापस लेके आते हैं। कह रहे वही लेके आओ, ठीक है वही लेके आते हैं। 1s2, 2s2, 2v6। चलो वही नहीं लेके आएंगे, 3s1 कर देते हैं, 3s2 करके 3b1 कर देते हैं। पापा ये लिख लिया पापा। अब बताओ पापा, क्या यहाँ पे तुम देख सकते हो फिर क्या, कि यहाँ सीधी बात है, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसके लिए मैं बोलूं, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या वैल्यूज होंगी, इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या वैल्यूज होंगी, जल्दी बताओ क्या वैल्यूज होंगी। अगर इस एलिमेंट का एक ए एलिमेंट ले लेते हैं हम, इस ए एलिमेंट का वैल्यू बताओ कि मैं IE1 ले लूं, मैं IE2 ले लूं, मैं IE3 ले लूं, और मैं IE4 ले लूं। रामलाल IE5 ले लेता हूँ। अरे चार बहुत है, छोड़ना। ले, अभी इधर अपने को कितने का कर देने का है, अभी इधर 115 लिख देने का है, इधर 135 लिख देने का है, और इधर एकदम जो है 172 लिख देने का है, और इधर खींच के जो है अपने को 892 लिख देने का है। ठीक है, बताओ सांप किधर बना देने का है? वो नहीं लिखा हुआ आएगा, वो मैंने लिखा है, ठीक है, वो मैंने लिखा है। ऐसे लिखा हुआ आएगा, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, ऐसे ऐसे चीजें पूछेगा, वो तो मैंने लिख दिया है, वो नहीं लिखा हुआ होगा। तो तुम क्या सांप यहां बना दोगे? यस, सांप से लेफ्ट साइड वाली सारे क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब मेरे एक एक सवाल का जवाब देते जाओ। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसे भूल जाओ, लो भूल गए, वो नहीं है, वो नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। क्या इसकी पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? बोले +3। और क्या बता सकते हो इसको? क्या इसका बता सकते हो कि क्या ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है? सर अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इसका पॉसिबल ग्रुप क्या होगा? पॉसिबल ग्रुप क्या होगा? पॉसिबल ग्रुप, पॉसिबल ग्रुप नंबर बता सकते हो क्या? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, पॉसिबल ग्रुप नंबर क्या होगा? जरा सोचो। देखो, पहला ग्रुप NS1 होता है, दूसरा ग्रुप NS2 होता है, फिर यहां 13th ग्रुप NS2NP1 होता है, 14th ग्रुप इस तरह से चलोगे तो NS2NP2 होता है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या मैं इसे 13th ग्रुप लिख सकता हूं? वो ऐसा भी पूछ सकता है कि बताओ ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है, ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है? तो यहां पे लिख दिया हमने 3rd ग्रुप। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो तुम पीरियड भी बता दोगे, बिकॉज उसमें तो 3s2 3p1 ही लिख दिया था। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो आप पीरियड नहीं बता सकते। मैंने हटा दिया वो कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन करवाया, और वो हटा देना, तुम भी हटा देना। और अब देखो, अब क्या तुम पीरियड बता सकते हो? सर पीरियड तो नहीं बता सकते, ऑब्वियसली पीरियड नहीं बता सकते ना, वो तो कॉन्फ़िगरेशन था, इसलिए 3s2 3p1 में 3 नंबर के हिसाब से समझ आ रहा था कि ओहो 3 नंबर के हिसाब से तीसरा पीरियड है। फिर तो वो तो एलिमेंट ही निकल के आ जाएगा कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, फिर तो वो निकल के आ जाएगा। अब यहां पे ज्यादा से ज्यादा आप ये बोल सकते हो कि बोरोन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, गैलियम हो सकता है, इंडियम हो सकता है, हो सकते हैं ये, कोई बड़ी बात नहीं। तीनों में से, इनमें से कुछ भी हो सकता है, थेलियम भी हो सकता है, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल है। मैंने तो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो हटा दिया ना। अब आप ये थोड़ी बता सकते कि पीरियड कौन सा है, आप ये बता सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, वो सबके 3 है।
आप ये बता सकते हो कि पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ठीक है। पॉसिबल ग्रुप नंबर आप बता सकते हो कि 13 है। और आपसे पूछा जाए, अब आपसे पूछा जाए कि यार इसका फॉर्मूला बताओ, अब ये +3 लिखने का मतलब क्या मैं इसे A+3 लिख दूं, क्योंकि हमारा एलिमेंट A है, तो मैंने क्या लिख दिया, इसे A3+ लिख दिया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि बताओ यहां पे फॉर्मूला ऑफ हेलाइड बता सकते हो? हेलाइड क्या होता है बेटा? हेलाइड्स क्या होते हैं, कौन बताएगा? हेलाइड्स होते हैं बेटा एक्स माइनस, हेलाइड्स क्या होते हैं बेटा? एक्स माइनस, एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, है ना। हेलाइड्स लिख दो। अब यहाँ पे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। यानी कि ए का अगर +3 है तो इसके +3 को कितने माइनस चाहिए? जब ये बराबर हो जाएगा, आपने कहा आपके एलिमेंट पे चार्ज +3 आएगा साहब, आपने क्या कहा? आपके एलिमेंट पे चार्ज +3 आएगा। कैसे निकाला ये हमने सीखा, ऐसे निकाला। अब +3 आएगा तो इस +3 को सेटिस्फाई करने के लिए कितने माइनस चाहिए? सर -3 चाहिए। कितने माइनस चाहिए? -3। अब मैं ऐसी स्पीसीज ला रहा हूं जिसमें एक पे -1 है, तो ऐसे कितने आएंगे? बोले सर 3 आएंगे, 3। कितने आएंगे? 3 आएंगे सर। ऐसा हो जाएगा सर, ऐसा होगा सर। अच्छा, तो ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो चार्ज है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ये चार्ज इसके नीचे है ना, ये चार्ज इसके नीचे आएगा, ये एक चार्ज इसके नीचे और ये वाला चार्ज इसके नीचे। आपने वो छोटी क्लासों में नहीं पढ़ा है, ऐसे क्रॉस लगा लो, इस तरह से कर लो, पढ़ा होगा ना? ये पढ़ा था ना कि भैया ऐसे कर लो, है ना, इस तरह से लगा लो, ऐसे इसको लगा लो, इसको लगा लो, है ना। यहाँ से 3 हटा देना क्योंकि हमें अभी x - डायरेक्ट देखना है। 3 चाहिए, वो तो मैं खैर बता ही रहा हूँ, 3 तो चाहिए, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ एक बार के लिए x- लगा लो, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। 3 चाहिए, वो तो पता ही लग जाएगा हमें। और फिर हम इसको ऐसे करेंगे कि इसके नीचे तो a के नीचे तो 1 आएगा, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। x के नीचे 3 लगा लो, AX3 इसका हेलाइड हो गया। कैसा कंपाउंड हो गया बेटा ये? AX3। अब ये AX3 में वो आपको फ्लोराइड बोले तो AF3, वो आपको क्लोराइड बोले तो ACl3, वो आपको ब्रोमाइड बोले तो ABr3, वो आपको आयोडाइड बोले तो AI3, ऐसे चलता रहेगा। हाँ, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हेलाइड का मतलब क्या होता है, तो एक माइनस होता है। हमें 3 चाहिएंगे ना फिर ऐसे, क्योंकि सामने वाले पे क्रिस क्रॉस। हाँ एग्जैक्टली, क्रिस क्रॉस। हाँ, नोट तो करना ही है, और क्या करेगा तो फिर। ये 5वां सवाल हो गया। अब ऐसे ही सवाल है, 5वां सवाल ही हो गया। अब छठा सवाल बस वो मिलता जुलता ही है कि फॉर्मूला ऑफ हेलाइड है। अब फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड क्या होगा बताओ? फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड, नाइट्राइड जो है वो नाइट में राइड करना नहीं होता बेटा, वो अलग चीज होती है। वो होता है N के ऊपर 3 माइनस, नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है, उसे नाइट्राइड कहते हैं। ठीक है, तो A हमारा +3 है, जी ठीक है। N हमारा -3 है, जी ठीक है। तो ये तो 1:1 रेशियो में सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। अब इसे A3N3 लिखोगे तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या आएगा? AN ही तो आएगा। A3 लिखोगे, N3 लिखोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो AN ही आएगा, बराबर ही है। हाँ, A3N3 को AN लिख देना, एक ही बात है ना बेटा। सिंपलेस्ट लिखोगे। कह रहे डार्क, क्या डार्क है? नाइट, इसमें राइड कर रहे थे। तुम नहीं करते नाइट राइड? बाइक नहीं चला देगा तो नाइट को? डार्क है तो लाइट जला ले बाइक की। लग रहा है तुझे डार्क है, अंधेरा है, तो तेरी गाड़ी में लट्टू नहीं है क्या आगे, 12 वोल्ट का? कह रहे नंबरिंग गलत हो गई, अब इसमें भी ऐसे हो जाएंगे ये, तो इसे 3 कर लेना। अंडर कॉन्फिडेंट क्यों रहते हो तुम कि ओह शिट, सर ने अगर 2 के बाद 4 किया है तो मैं भी 4 करूं, मैं 3 करूंगा तो मेरा कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा। काफी अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे हो तुम यार, ऐसे मत किया करो यार। ऐसे क्यों करते हो तुम? इतना तो हिम्मत रखो, चलो इतनी छूट दे रखी है मैंने कि नंबरिंग सही कर लो बस।
इतना तो आता होगा। ठीक है, लो। तो आप फॉर्मूला वगैरह बना सकते हो। अब आपको सल्फेट का फॉर्मूला बनाना है, तो इस पे -2 होता है, इस पे +3 आया, तो ये इसके नीचे लगा, ये इसके नीचे लगा, और क्या लिखोगे, A2SO4 3, ऐसा ये सल्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा। इसका फॉर्मूला बन जाएगा, सल्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा, A2SO4 3, ऐसा बन जाएगा। ये इस तरह से कर सकते हो आप। ठीक है, सवाल करोगे एक पक्का, नोट कर लो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता वो इसमें। हाँ, लैंग्वेज और घुमा के पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि 4 एलिमेंट दे सकता है, और उन 4 एलिमेंट में से ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट हो सकता है, इनमें से कौन सा एलिमेंट के लिए ये वाली चीज हो सकती है। तो वो ऐसे ऐसे एलिमेंट दे सकता है आपको, मान लो, है ना। एक ऑप्शन बना सकता है कि पॉसिबल एलिमेंट्स कौन सा हो सकता है। तो जैसे मान लो ए ऑप्शन बना दिया उसने, या एक ऑप्शन बना दिया उसने कार्बन, दूसरा ऑप्शन बना दिया उसने सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन बना दिया उसने एल्यूमिनियम, है ना, चौथा ऑप्शन उसने बना दिया मैग्नीशियम। और इन वैल्यूज के साथ वो ये पूछ सकता है कि बताओ ये कौन सा एलिमेंट के लिए ये चीज हो सकती है। तो आप कैसे टिक करोगे? वही, आपको दिख रहे हैं कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको दिख रहे हैं कि ग्रुप 13, तो ग्रुप 13 के एलिमेंट को टिक कर लो, फिर लो, ऐसे। वो इसके अलावा और इनमें से किसी टाइप का कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसके अलावा क्या बन सकता है, वो जस्ट एक अगला सवाल मैं करा रहा हूं कि वो लैंग्वेज बदल के पूछेगा इनडायरेक्ट। ठीक है, आपने पता कर लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, ये सारी कहानी यहां से निकलेगी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो खैर इसमें काम आएगी, ये फॉर्मूला वगैरह बनाने में काम आती है। हाँ, पॉसिबल ग्रुप नंबर 13 हमने निकाला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 जो है वो 13वें नंबर ग्रुप में होते हैं। तो आप यहां से इस सवाल पे भी पहुंच सकते हो कि अगर वो बोल दे कि बताओ इन वैल्यूज के लिए कौन सा एलिमेंट इनमें से हो सकता है, तो वो 4 ऑप्शन देगा, उन 4 में 4 एलिमेंट देगा, उनमें से आपको एक एलिमेंट ढूंढना है जो इस वाली वैल्यूज पे फिट बैठता हो, जो फिट बैठता हो कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, बात खत्म। ग्रुप कैसे पता करें? यार बेटा, बताया तो, पहले वाली चीज अभी क्यों पूछ रहा है कि NH2 NP1 अगर है, तभी तो उसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। तो ऐसा ऐसा वाला जो है वो पी ब्लॉक के 13वें ग्रुप के लिए होता है ना बेटा। अब आप, अब ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई? सर अगर सारे ऑप्शन सेम ग्रुप के दिए हो तो एलिमेंट कौन सा है नहीं पता, ऐसे नहीं होता बेटा। जय पांचाल, उसे सवाल करवाना है, उसे बवाल नहीं बनाना है, सवाल बनाना है। ठीक है, सवाल बनाना है, अपने मन में भी सवाल बनाओ, बवाल मत बनाओ। कैसे कर लेगा कोई अगर कुछ है ही नहीं वहां तो? क्या इससे तुम ये बता दोगे कि ये बोरोन है, कि ये एल्यूमिनियम है, कि ये गैलियम है? नहीं बता सकते ना बेटा, एक ही ग्रुप के दे ही नहीं सकता वो। क्या भगवान है हम कि ऐसे सांस लेके बोलेंगे एल्यूमिनियम टिक करो? ऐसा नहीं होता बेटा। ले, अभी ठीक है। नाइट्राइट का एक बार बता दो। पहली चीज, ये नाइट्राइट नहीं है, नाइट्राइड है। ड से डमरू और ट से टमाटर में फर्क होता है। ड से डमरू और ट से टमाटर में फर्क होता है। इस क्वेश्चन में तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड भी हो सकता है। तो क्या इसका फॉर्मूला, हाँ आयुष रंजन आपकी बात ठीक है, लेकिन जब भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, तो वो मैक्स ही पूछता है बेटा। मैं जानता हूं कि वो +1 और +2 में भी दिखा सकते हैं, है ना। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो +1 दिखाते हैं वो, और उसके बाद +3 दिखाते हैं। पर वो बहुत आगे की बात है आयुष। अभी हम ये बिल्कुल सोच सकते हैं कि हाँ, क्या ये कम नहीं दिखा सकता? दिखा सकता है, बट यहां हम मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। आप चाहो तो वहां करेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कम होना अलग चीज है, ये एक मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से निकाल रहे हैं, बस, और कुछ नहीं। तो आयुष, आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। वो नाइट्राइड है बेटा, वापस बता देता हूं ऋषि। सर हाउ टू फाइंड ग्रुप? दृष्टि,
सृष्टि, ऐसे कैसे काम चलेगा सृष्टि? है, बताओ। पहले वाले लेक्चर देखो, ये तो सब बता रखे हैं बेटा, है ना, पीरियोडिक टेबल में ये इसी चैप्टर में पहले स्टार्टिंग में ये सब तो बताया है मैंने कि पी ब्लॉक के ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप नंबर बताया तो है। सब बताया बेटा, सब बताया। सल्फेट और नाइट्राइड नहीं समझ आया स्नेहा बेटा यार। अब वो क्रिस क्रॉस वाला तो मैं यहाँ मतलब मैं छठी क्लास में तो नहीं हूं ना बेटा यार, है कि 9वीं क्लास में हूँ कि 8वीं क्लास में हूँ। अरे भाई जिस पे जो समझ, क्या बोल रहे हैं, वैलेंस 3 कैसे आया, रिया पूछ रही है। सर दोबारा समझाओ ना प्लीज। ग्रुप 13 कैसे आया, प्रियंका कह रही है। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो डी ब्लॉक में बेटा, ये हम एस और पी के लिए ही कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंडेंट चीजें। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए मेनली ये चीजें हम एस और, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो ना भाई, बीच में क्यों ला रहे हो डी ब्लॉक? महान हो क्या तुम? सवाल आएगा डी ब्लॉक का, इस पे तो दे देना आंसर, नहीं आए तो थैंक यू बोल देना, मुझे बोलना थैंक यू ही पड़ेगा। अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? बताया तो था तुमको कि जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो, सेलेक्टिव पढ़ो अगर सिलेक्शन चाहिए तो। कंफ्यूजन दिमाग में लाने से आता है और फिर वो आपकी आसान डाउट को भी खत्म कर देगा, वो एक नॉर्मल स्टडी को भी खत्म कर देगा। मत चलो तेज, डाउट को एक लिमिट में रखो। जब मैं डी ब्लॉक नहीं ले रहा हूं तो नहीं ले रहा हूं, ये एस एंड पी ब्लॉक के लिए मेनली रहता है। डी ब्लॉक के लिए मैंने कहा डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, और मेनली तो ये एस ब्लॉक के लिए होता है। डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी से डिसाइड नहीं होती हैं, होती इनकी भी नहीं है, पर हम कर सकते हैं क्योंकि वो मैच कर जाती है चीज। सो ये सिर्फ एक कयास है एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, कि आप आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो, इसी से निकालना तय हो जाएगा नहीं है। अरे भाई सवाल के पैटर्न को समझे ना, मैं कह रहा हूं सवाल ये आएगा, मैंने बोला कि इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, अब इसमें तुझे को ये चीजें पूछी जाएगी, तू यहीं पे रहे। क्या तेरे को एलिमेंट बोल के ऐसे बोल देंगे कि बता इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हम भगवान नहीं है ना कि एक एलिमेंट दे दिया और ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ ली हमसे। अरे पैटर्न समझना, मैंने क्वेश्चन लिखा है ऊपर, वो जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ो, इसी में फायदा है। और ये बात 11वीं में नहीं लेकिन 12वीं में तो आ जाएगी, और ड्रॉपर में तो पक्का समझ आ जाएगी। अभी लगता है तुम्हें कि हम मतलब साइंटिस्ट बन जाएं, पीएचडी कर लें। मैं जिस दिन पीएचडी करने पे आ गया इधर, उस दिन यहां एक सिंगल नहीं बचेगा, सब भाग जाएंगे। हमें भी तो सिलेबस के दायरे में रह के पढ़ाना पड़ता है बेटा, तो थोड़ा तुम भी सोचो, तो दायरे में सोचो। हाँ सोचना अच्छी बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये चीज बाद में समझ में आ जाएगी, तो इसका मतलब है बाद में समझ लेंगे हम, अभी नहीं। अभी जो प्रॉपर चीज कर रहे हैं बेटा वो करो, ठीक है? गुस्सा गुस्सा नहीं है ये, इतना नॉर्मल है, पहली है हमारी ऐसी बात करते हैं हम इतना गुस्से में, इतना है, ठीक है? इतना सा गुस्सा, चेहरा ऐसा है मेरा कि थोड़ा तेज बोलता हूं तो यहाँ सल आ जाते हैं, तो लगता है कि गुस्सा हूं नहीं। ये +3 चार्ज है, ये -2 चार्ज है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे सल्फेट और नाइट्राइड है, ये ड है, ये 3 माइनस है। नाइट्राइट अलग होता है, नाइट्राइट होता है बेटा NO2-, ये ट से टमाटर वाला होता है, NO2-, नाइट्राइट होता है, ये नाइट्राइड है। अब जब चार्ज बराबर हो जाए ना तो उसको 1:1 रेशियो में लिख दिया जाता है। जैसे मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि M2+ और O2-, तो या तो आप इसे M2O2 लिखो, या इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आप MO लिख दो, बस बात खत्म। जब दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए तो 1:1 रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दो, ये लो कि इसका एक भी चल जाएगा। अब इसके दो का मतलब भी तो यही हुआ भाई, कि एक एक ही हो गया, फिर तो एक ही बात होती है। तो सेम चीज वहां पीछे भी थी कि अगर A पे +3 है और N पे 3 माइनस है, अब मैं तो यहां से
A3N3 लिखूं तो मैं AN लिख सकता हूं ना इसको, कि भाई तीन ये तो एक एक भी यही होंगे। फिर अगर रेशियो बराबर ही है चार्ज का, तो फिर तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दो, AN। और क्या लिखोगे? यस, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब इतने नाम आते हैं आपको, बताओ, मैं तो डर डर के मारे नहीं ले रहा हूं। एनीवेज, कोई बात नहीं। एक सवाल करो, उसके बाद हम ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, और उसके बाद हम नई अपनी अगली वो चीज भी शुरू करेंगे। एक सवाल ये है, और एक सवाल और है, वो भी देख लेते हैं। आ जाओ, दो सवाल है, फिर उसके बाद एक मैं मॉड्यूल का सवाल भी करवा दूंगा। ये सबसे अच्छी चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, और जहां से सवाल लॉजिकल बनता है। लेकिन तुम्हें उसे लॉजिक में भी ऐसी चीज ढूंढनी है ना, बिना बात के खुद ही खराब करना है अपना काम। शांति से बेटर होना यार, पढ़ो ना। और ये हर सब्जेक्ट में होता है बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं अपने सब्जेक्ट में ऐसा कह रहा हूं। तुम हर सब्जेक्ट में अगर बहुत ज्यादा टीचर जो पढ़ा रहा है उस पे नहीं, और एक्स्ट्रा बैक ऑफ द माइंड मनोगे, तो कि गहराई में जाके सोच रहे हो, तो शायद टीचर जो समझा रहा है वो भी नहीं समझ पाओगे। केवल आईओसी की बात नहीं है ऐसी, ये हर सब्जेक्ट में ऐसा ही है। कि सबसे पहला काम होता है एक बार के लिए उस टीचर की बात को सुनना, कि ये क्या पढ़ा रहा है, क्या है, क्या इस वाले कंटेंट से मेरे सारे सवाल बन जाएंगे। आपसे नहीं बनते हैं, कोई अलग सवाल देखा आपने, तो आप आओ ना यार, पूछो ना हमें, क्या दिक्कत है। सवाल जो है बहुत ज्यादा, वो 11th में आपकी गलती आपकी नहीं है। 11th क्लास में, 11th क्लास में यही तो दिक्कत है कि डाउट भी रिलेवेंट नहीं आते, कुछ भी डाउट आते हैं। तो ये भी तो सीखना है कि डाउट क्या पूछना है। आइए, दिए हुए हैं आईपी। एक तो आईपी और आईई एक ही बात है। आईपी जो है वो कब बोलते हैं, जब हम उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। हम एनर्जी को अगर किलो कैलोरी और किलो जूल में मेजर करते हैं, देन वो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जिसे हम किलो कैलोरी और किलो जूल में निकालते हैं, है ना। कि या तो किलो कैलोरी या किलो जूल में निकालते हैं, तो ऐसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी लिखते हैं। और उसी चीज को आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या बोलते हैं, इसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब पोटेंशियल, पोटेंशियल को किससे निकालते हैं, वोल्टेज में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आईपी जब लिखा हो तो इसका मतलब है वो ईवी है। अब किताबें क्या करती है कि लिखती तो आईपी है और एनर्जी को ऐसे में दे देती है, हालांकि यहां तो इन्होंने ईवी में ही दिया है, अच्छी बात है। लेकिन कई बार देखा है मैंने कि लिखा तो आईपी है और वैल्यूज किलो कैलोरी या किलो जूल वाली वैल्यूज दे रखी है। तो वो ठीक है, हम फिर समझ लेते हैं कि चलो ठीक है, समझना है हमें, सीधी सीधी बात है। तो वो एक कॉमन टर्म बन जाती है कि आईई हो चाहे आईपी हो, एक ही मान लो। लेकिन एक्यूरेट मीनिंग क्या है, कि जब आयोनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला जाएगा तो उसे फिर आईपी बोला जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, यस। तो चार पांच वैल्यूज दी हुई है, 7.1, 14.3, 34.5, 46.8 एंड 162.2। मैंने कहा आपको ढूंढना क्या है, लार्जेस्ट जंप। आपको क्या ढूंढना है बेटा, लार्जेस्ट जंप। बताओ इसमें लार्जेस्ट जंप कहाँ है, एक दो तीन चार, ये मुझे यहां सबसे ज्यादा जंप दिख रहा है। अब इसका मतलब है ये चार वैल्यूज हैं, तो इसमें चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। और चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, अब दिमाग लगाओ। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चार किस में होते हैं, कौन से ग्रुप में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जरा दिमाग लगाओ। क्या NS2 NP2 में चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और NS2 NP2 का मतलब है क्या ये 14th ग्रुप हो जाएगा। जाके देख लेना, मैंने सब कॉन्फ़िगरेशन बताया है, जिस तरह से मैंने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया है। उसके बाद अगर आप ये बोलते हो कि मुझे ग्रुप नहीं पता, तो मेरी गलती नहीं है, मैंने तो पढ़ाया है। ठीक है, 14th ग्रुप, तो 14th ग्रुप में ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, एक ही बचता है बेटा, क्या, सिलिकॉन। एक बच्चा पूछ भी रहा था कि सारे ही 14th ग्रुप के दे देगा, तो नहीं दे सकता ना, बेवकूफ थोड़ी है वो।
उसे भी पता है सवाल करने वाला सवाल तो रहे। कार्बन वाला ग्रुप है तो सिलिकॉन हो गया आंसर। कार्बन फैमिली है ना ये कौन सा ग्रुप है? कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली में कौन आता है देख लो। सही है भाई। ये अंगूठा नीचे करने वाले आ गए हैं तो थोड़ा ऊंचे करने वालों भी सपोर्ट कर दो मुझे। वो कहते हैं ना कि कमी सब निकालते हैं, एप्रिसिएट कोई नहीं करता। तो जब तुम्हें लगे कि ये अंगूठा नीचे ज्यादा ही हो रहे हैं तो ऊंचा भी किया करो। हारना नहीं है। समझ गए ना? हारना नहीं है। हिंदुस्तान में दिक्कत यही है बेटा कि कमी सब निकालेंगे। कोई गलत कर रहा होगा तुरंत बताएंगे गलत है, समझ नहीं आ रहा नहीं आ रहा। नीचा सब दिखाएंगे, कोई किसी को ऊंचा नहीं करेगा। करो भाई, तुम भी करो। करो करो। हारना नहीं है। 5,000 और 200 डिफरेंस देख रहे हो? देख रहे हो? चल, वो तो ठीक है, चैट अटक गई, हैंग होगी चैट। अटक गई अटक गई अटक गई चैट। ओह 8,000 सीधा 8,000। 10,000 ले। ले। कहाँ गए रे अंगूठा नीचा करने वाले? 10,000 ले, 11,000 ले। ले ले ले। 11,000 हो गया और देख तो चैट ही अटक की भाई, जाम हो गई। 12,000। 13,000 ले। 14,000 ले भाई ले ले। हाँ या वो सही है। अब ठीक है, मन को तसल्ली हो गई। हो गई होगी मन को तसल्ली। चलो फोटो भी खींच लेता हूँ, बढ़िया है। हो गई मन को तसल्ली। वाह बेटा। अब इसमें तो 14,000 ही आ रहा है, बाकी का पता नहीं। नहीं नहीं, जरूरी है भाई, जरूरी है। हम डिमोटिवेट हो जाते हैं भाई, इतनी मेहनत करते हैं। ये नीचा करने वाले तो करके चले जाते हैं, ऊंचे वाले रह जाते हैं। उन्हें जगाना पड़ता है कि रुको रे, वो ज्यादा चौड़ में आ जाएंगे बिना बात के। आए बड़े। अगला सवाल करो फटाफट, दिखा रहा हूं स्लाइड पे। लगाना दिमाग, थोड़ा दिमाग लगाना। ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, चीज वही है जो हमने करी है। लगाओ दिमाग। कॉल करवा दूं? 45 सेकंड दे देता हूं चलो, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे इसमें। चलो भाई, कम भी हो रहे हैं मुझे लग रहा है, घट भी रहे हैं, घटाते भी होंगे। बीएम वीएम देखो कम भी हो जा रहे हैं अपने आप। चलो ठीक है, आओगे आप। ऊंचा नीचे का वार, थैंक यू जिन्होंने थम्स अप किया है उन सबको। आपके लिए मेरे दिल में एक अलग जगह है, शुक्रिया। और जो नीचे कर रहे हैं उनके लिए भी मेरे दिल में अलग जगह है। जगह दोनों के लिए ऑब्वियसली अलग अलग ही होगी, है दिल में ही। अब बेटा ध्यान से पढ़ना। अब ये लैंग्वेज घुमा रखी है, गलती मत करना। लैंग्वेज घुमा रखी है। आ जाओ।
69% लोगों ने आंसर सही किया है, बहुत अच्छी बात है। शौर्य, अरसलान और फैजल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। फरहान अली, सुधांशु नायक, अमित इंगले, सॉरी, मतलब एक, अगर सरनेम में थोड़ा गलत प्रोनाउंशिएट कर दूं तो बुरा मत मानना, बिकॉज एरिया वाइज जो हैं वो सरनेम्स थोड़े होते हैं ऐसे कि शायद आप में से बहुत सारे, मेरा सरनेम भी आपको अजीब लगता होगा, तो वो रहता है ऐसा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बुरा मत मानना कभी गलत प्रोनाउंशिएट कर दूं बेटा, तो क्योंकि ठीक है, फर्क रहता है चीज़ों का, नहीं आता। और मैं ऊपर से, मेरे को तो नाम में तो फिर आप कोई ऑक्सफोर्ड का रूल भी नहीं लगा सकते कि भैया ऐसे बोलो वैसे बोलो, नाम तो नाम होता है ना। चलो, क्या कह रहा है कि दूसरे और तीसरे के बीच में बड़ो जंप है। क्या कह रहा हो? कह रहा हो एक आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है, एक आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है, एक आयोनाइजेशन एनर्जी 3 है, एक आयोनाइजेशन एनर्जी 4 है। चलो हमने लिख दो। फिर कह रहा हो कि दूसरे और तीसरा का बीच में सडन जंप है। क्या कह रहा हो? दूसरे और तीसरे के बीच में सडन जंप है, यानी कि सांप कहाँ है बेटा? सांप यहां है। कह रहा हो दूसरे तीसरे के बीच में सडन जंप है, तो ऐसे लिख के बीच में सम, जहां सडन जंप है, लार्ज जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, मतलब सेकंड और थर्ड में लार्जेस्ट जंप है। तो बता कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए लल्ला? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तेरे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तेरे 2। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, काट दे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, काट दे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, काट दे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। दत तेरी की, आसान सा सवाल है, खटाक से। समझ में आ गया हो? समझ में आ गया हो? अब ये ठीक है लल्ला, देख ले। ठीक है बाबू, चलिए बाबा, चलिए बाबा, वो करवा दूं सवाल? गलती करते हैं बच्चे, इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं तुम उसमें फंसोगे सही। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, है ना, रिक्वायर्स लार्जेस्ट एनर्जी अमंग देम? ठीक है, यस। पूरा भी लिख। मॉड्यूल को सवाल है लल्ला, मॉड्यूल को सवाल है। कह रहा हो कि एल्यूमिनियम गैस, और एक निकाल दिया एल्यूमिनियम प्लस, एल्यूमिनियम बना दिया प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया। फिर दूसरा ऑप्शन बना रहा, और दूसरे ऑप्शन में उसने एल्यूमिनियम 2+ लिख दिया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इसे 3+ बना दिया, और साथ में इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ये लो, देखते जाना, कुछ नहीं है, सब समझ चुके हो। ऐसे ऐसे सवाल करोगे तो दिमाग और क्लियर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम +1 है, गैसियस, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के इसे +2 बना दिया, गैसियस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और चौथा ऑप्शन इन्होंने लिखा है सेम इन ऑल, सेम अमाउंट इन ऑल प्रोसेस। लो, बताओ अब, जल्दी से बताओ। कह रहा है कौन सा प्रोसेस एनर्जी ज्यादा मांगेगा। अब क्या होता है मैं बताता हूं। आप इसके बारे में गलत कैसे सोच सकते हो कि इसे आप बोलोगे पहली आयोनाइजेशन, हाँ वैसे तो ये वैसे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसे एक सीरीज में जमा दीजिए, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +1 बनेगा। आप इसे एक सीरीज में जमा दीजिए, एल्यूमिनियम 2+ बनेगा, और एल्यूमिनियम 3+ बनेगा। आपने ये एक सीरीज में जमा दिया। अब जब आपने ये सीरीज में जमाया तो आपको इतना समझ आ गया कि दिस इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी 1, दिस इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी 2, एंड दिस इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी 3। बस करना कुछ नहीं है, IE1 से ज्यादा IE2 ही होती है, और IE3 ही होती है, हमें तो पता ही है। लेकिन फर्क यह है कि किसे तुमने IE3 बोला है, वो कौन सा प्रोसेस है।
कंपेयर करवाएगा। ये कंपेयर ऐसे करवा रहा है, ये कह रहा है कि किस स्टेप पे एनर्जी ज्यादा है। तो आप अगर इस स्टेप पे 100 लेते हो तो इस स्टेप पे हो सकता हो 150 हो, और इस स्टेप पे हो सकता ऑब्वियसली इससे ज्यादा ही होगी। तो इस स्टेप पे हमने मान लीजिए 230 ले ली। यहाँ कोई लार्जेस्ट जंप नहीं ढूंढना है, एक डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं उसको बता रहा हूँ, जो शायद हमने कल के लेक्चर में भी इस तरह का कुछ चीज करी थी। अब पॉइंट वो है कि वो ये कह रहा है, पॉइंट ये कह रहा है कि भैया आप बताओ कि ये स्टेप आपको कितनी एनर्जी दे रही, बोले 100। ये स्टेप आपको कितनी एनर्जी दे रही, बोले 150। ये स्टेप आपको कितनी दे रही, एक तो मैंने सवाल देखा नहीं, क्या यही सवाल है पहली चीज तो, 2 से 3, हाँ 1 से 2, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कौन से स्टेप में सबसे ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली हमें पता है कि IE3 विल बी लार्जेस्ट, 1 से ज्यादा 2, 2 से ज्यादा 3, तो 2 से 3 में जाना ज्यादा एनर्जी मांग रहा है ना आपका, +2 से +3 में जाना सबसे ज्यादा एनर्जी मांग रहा है। तो बताओ आंसर क्या कर दोगे बेटा, सीधा सीधा आंसर कर दोगे दूसरा, लो, क्योंकि हमें पता ही है, हम जानते हैं ना ये चीज कि 1 है कि 2 है कि 3 है। अब एक और सवाल ऐसा अगर इसमें है तो नहीं वरना मेरे पास तो था, मुझे उसकी लैंग्वेज याद नहीं आ रही, मैं वो भी करवाऊंगा। हाँ, वो भी तगड़ा सवाल था, वो कंफ्यूजिंग था एक्चुअली, ये वो नहीं है जो मैं सोच रहा था। कोई बात नहीं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो भी आएगा, वो भी सामने से करवा देंगे। बाकी आप इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो लगा सकते हैं इससे रिलेटेड, अगर आपको और दिखे तो। मैं और देख रहा हूँ, अगर वो सवाल मुझे नजर आ जाए, कहीं नजर आया था मुझे वो सवाल। हाँ, वो ठीक है, हटाओ, छोड़ो, हो गया ये सवाल। तो ये सवाल समझ आ गया बेटा आप सबको, करेक्ट है। मॉड्यूल के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि बच्चा अटक सकता है, इसलिए मैं वो करवा रहा हूँ, और कुछ नहीं है। होते हैं ऐसे, ज्यादा नहीं होते हैं, 2 4 5 होते हैं एक चैप्टर में, तो वही करवाने होते हैं, वही करवा रहा हूँ। बाकी तो मैं होमवर्क दे ही रहा हूँ, वो तो आपको करने ही है, और बाकी चीजें मैं बता रहा हूँ। यस, शुरू करें। नोट कर लिया क्या, कर लो, नोट कर लो, क्वेश्चन है तो क्या हुआ, मॉड्यूल में है तो क्या हुआ, नोट तो कर लो बेटा। अब तक मैं वो ढूंढ ही लेता हूँ, मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। एक सवाल और कराऊं, भी तगड़ा सवाल है, चलो, लो ये भी कर लो। एक सवाल है वो भी मैंने देखा था, ये भी कर लो। क्वेश्चन है, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कौन से होते हैं बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द इनकमिंग, पढ़ा हुआ है सब, लेकिन वही है कि लैंग्वेज परेशान करती है ना। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज n-1 d, हम जानते हैं कि n-1 d में इलेक्ट्रॉन, सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसमें, लेकिन इसने पूछा है इन प्रेफरेंस टू, कि किससे पहले ये भरा जाता है, कि भरना किसे चाहिए था, किसे किससे पहले भरा जाता है, ये पूछ रहा है। इसमें इसने ऑप्शन बनाया है बेटा, पहला ऑप्शन है NP लेवल, दूसरा ऑप्शन बनाया है इसने NS लेवल, तीसरा ऑप्शन बनाया है इसने n-1p लेवल। मुझे जब भी लगेगा ना कि मॉड्यूल में या DPP में ऐसा कोई सवाल है जो थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, मैं उसे डेफिनेटली डिस्कस करूंगा, चिंता मत करो, सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब बस तुम्हें साथ इतना देना है कि तुम्हें पढ़ना है, n+1s लेवल, इतना साथ मांगता हूं मैं, बस और कुछ मांगता ही नहीं हूं मैं इससे। चलो हम एक काम करते हैं, एक किसी भी, हम 3D सीरीज का ही एक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6, है ना,
मैं इसको अब आंसर समझा रहा हूं इसलिए इतना लिख रहा हूं। वहां पे लिखा आएगा 3s2 3p6। अब यहां पहले क्या भरा जाता है, तो मैंने यहां देखा कि पहले यहां 4s भरा जाएगा, उसके बाद वापस यहां 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद कौन जाएगा, उसके बाद 4p जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, और उसके बाद 5s जाएगा। क्या मैं गलत तो नहीं हूं? क्या मैं गलत तो नहीं हूं कि अगर यहां पे आपने कोई ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट लिया है तो इन्होंने कहा कि n-1d में इलेक्ट्रॉन लगातार भरे जाते हैं। तो ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है कि, तो इसकी बात कर रहा है कि यहां इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। तो इन प्रेफरेंस टू, समझना मेरी बात को, किससे पहले, क्या बोला, किससे पहले, किससे पहले, मेरा सवाल यह है कि क्या ये तीनों जो हैं, ये कौन सी शेल हैं, ये n माइनस, इसके लिए, इसके अगर इसको अगर अपन एक काम करते हैं, इसे हटा दो। अभी देखो, इसको अगर n बोले तो ये n-1 हो गई कि नहीं हो गई, ये तीन तीन नंबर n-1 हो गई। आप चाहो तो इसे रीअरेंज कर सकते हो, 3s 3p और 3d को पहले लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप इसे रीअरेंज कर सकते हो, और ये आपकी कौन सी हो गई, nth शेल हो गई। मेरा सवाल ये है कि n+l रूल ये सिखाता है कि पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, और फिर ये भरेगा, यही है, फिर ये भरेगा। यानी कि इससे पहले ही भर गया ns, तो इससे पहले ही भर गया, ns तो इससे पहले ही भर गया। समझ रहे हो मेरी बात को? ये क्या है ns, ये क्या है np, ns तो इससे पहले भर गया, तो ns तो आंसर नहीं हो सकता। बात समझ लेना बेटा, वो क्या कह रहा है समझ लेना, ns तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, n-1p भी नहीं हो सकता, ये रहा वो n-1p, देखो ये n-1p है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, ये है आपका n-1d, ये पूछ रहा है कि n-1d किससे पहले भरा जाता है, n-1d, ये n-1d किससे पहले भरा जाएगा, 4s से पहले भरा जाएगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब है ये तो काट दो, 4s से पहले तो नहीं भरा जाएगा, ns से पहले तो नहीं भरा जाएगा, ये लो, ns से पहले तो नहीं भरा जाएगा। फिर n-1p से पहले भरा जाएगा क्या, नहीं, n-1p पहले भर चुका है, ये भी काट दो। फिर n+1s, अब यहां पे तो n की वैल्यू 4 है, और n+1s तो बेटा 5s होता है, वो n+1s हो गया ना एक तरह से, तो इसमें भी नहीं भर सकता, ये लो हटा दो। आंसर क्या बचा, आंसर क्या बचा, np लेवल से पहले भरता है, np लेवल से पहले भरता है। कैसे, ये देखो 3d के बाद 4p आया है, विच इज योर np, क्योंकि हम n की वैल्यू क्या मान रहे हैं यहां पे, 4, n की वैल्यू 4 मानी ना हमने। ये कह रहा है ये 3d किससे पहले भरेगा, ns से पहले नहीं भरता, ns पहले भरता है, n-1p से पहले नहीं भरता, n-1p पहले भरता है। ये देखो n+1s लेवल, वो तो और बाद में आता है, वो तो और बाद में आता है, और बाद में आता है। अब अगर वहां पे np दिया है तो हम पहले आंसर np करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस पूछी है, तो ऑब्वियसली अगर पहले np दिया है तो हम np लिखेंगे। अब होने को n+1s बाद में भरेगा, मैं भी जानता हूं ये भी बाद में भरेगा, लेकिन बेटा उससे बीच में तो ये है ना, तो हम आंसर क्या करेंगे, n+1s करेंगे या np करेंगे। अगर उसने पूछा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन किससे पहले भरे जाते हैं, उसके किससे पहले का मतलब है कि हम ये इसके जस्ट अगले के लिए बात करेंगे, वो तो और आगे का हो गया ना। मैं मानता हूं 5s से पहले भरे जाएंगे, गलत नहीं है ये गलत नहीं है, इसमें बाद में ही जाएंगे, लेकिन क्या बीच में कोई ये नहीं आएगा क्या, 4p आएगा ना बेटा, तो पहले वो आंसर जाएगा, पहले आंसर वो जाएगा। अब दो ऐसी चीज हैं जो इसके बाद भरी जाएंगी, एक है np और एक है n+1s, लेकिन हम प्रेफरेंस, इसने पूछा है पहले किस में जाएगा, तो अब इसमें दो अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम np लेवल को टिक करेंगे, बिकॉज उसके पूछने का मतलब यही है कि किससे पहले भरे जाते हैं। अब किससे पहले में जस्ट आगे वाले के ही आंसर करेंगे। अभी ठीक है, सवाल समझ आया,
ये सवाल नहीं समझ आता है बेटा। हर बार बच्चा इसका किसी न किसी फोटो के जरिए, किसी न किसी कुछ इंस्टाग्राम पे भेज ही देता है। ये बच्चा स्टोरी लगा देगा, कुछ कर लेगा, करता है बच्चा, है ना, ये चीज है। तो मुझे लगा कि ये चीजें ना क्लियर ही कर लो, ज्यादा ठीक है चलती क्लास में, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। यस। सो अभी हम सीधा आते हैं बेटा, अब हम ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी पे आ जाते हैं। हेडिंग लगा लो, ब्लॉक वाइज आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ये हटा देना, ये हमें इतना 7वें पीरियड तक एक्टिनोइड्स के बाद जो है, या 7वें पीरियड जो है, उसमें हमें जाके ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसलिए यहाँ से फ्रोंशियम हटा दो और यहाँ से रेडोन, रेडियम हटा दो, सॉरी रेडोन नहीं, रेडियम। हाँ जी, लो, एस ब्लॉक, नो एक्सेप्शन, मतलब रेगुलर ट्रेंड। रेगुलर ट्रेंड क्या कहता है, कौन बताएगा? रेगुलर ट्रेंड क्या कहता है? रेगुलर ट्रेंड ये कहता है कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी और लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो ये रहा, लो घट रही है, लो घट गई, लो घट गई, लो घट गई, बस। लैंग्वेज समझ में नहीं आया? किसका? मेरा? तोवाल का? यार तुम कितनी मेहनत करते हो, इतना इतना कमेंट लिखते हो, क्या क्या स्पीड रहती होगी तुम्हारी ऐसे मोबाइल में? मतलब मोबाइल से ही कर रहे होगे ओबियसली कमेंट तो। यार कोई कैसे पढ़ सकता है कि उसी हाथ में मोबाइल पकड़ के, मतलब लैपटॉप है तो भी मुझे तो ऐसा लगता है कि यार कितना वो होता होगा कि कमेंट करना चलती क्लास में, स्क्रीन पे देखोगे या कमेंट करोगे। मुझे लगता है कभी कभी ऐसा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझसे तो नहीं होती ये चीज भी, या तो मैं ऊपर देख पाता या मैं सिर्फ क्या टाइप कर रहा हूँ मेरा दिमाग उसमें जाता। नो डाउट ये चीज कमेंट बॉक्स बना ही डाउट पूछने के लिए है, लेकिन आपको तो पता ही है यहाँ पे तो रिश्तेदारियां चलती है। यहाँ तो रिश्तेदारियां चलती है। पारुल तुम कहाँ से हो? पारुल अपने घर से है और तू अपने घर पे बैठा है, वो कहीं से भी हो। फिर भी पारुल तुम कहाँ से हो? अरे भाई ठीक है, पारुल। यस। हाँ जी, आते हैं इनके, इनका NS1 होता है, करेक्ट है ना? अगर आप देखोगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो एल्कली, क्या पता है आपको? दीज आर एल्कली मेटल्स, दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बार बार फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले लिख चुका हूं। एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या इनमें NS1 कॉन्फ़िगरेशन चलता है? क्या इनमें NS2 कॉन्फ़िगरेशन चलता है? अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड, इन अ पर्टिकुलर पीरियड, तो हर पीरियड में, जैसे लिथियम और बेरिलियम का कंपैरिजन, तो हर पीरियड में एल्कली मेटल्स, हर पीरियड में एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी 1 की बात करें तो ये NS1 होता है और ये NS2 होता है। बताओ किसकी ज्यादा होगी? जय MDJ लगाओ, किसकी ज्यादा होगी? NS1 और NS2 में किसकी ज्यादा होगी? उसी पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा हूं, बताओ किसकी ज्यादा होगी? अगर 1 की बात करो तो 1 का मतलब तो ऐसा ही होता है, इनमें से ही निकालोगे जो इनका रिजल्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। किसकी ज्यादा होगी, AM की या AEM की? जल्दी बताने का। AM की या AEM की? अबे जल्दी बताने का। थोड़ा जो है स्लो चल रहा है अपना सिलेबस, तीसरा लेक्चर है लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में अटके हुए हैं, थोड़ा स्लो तो हो गए हैं हम, मुझे भी ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, देखी जाएगी। चीज़ अच्छी है तो पढ़ाने में भी मजा आता है और तुमको भी पढ़ने में मजा आता है। और ये वो सेक्शन है जहां सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी से, साइड से। किसकी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली NS2 की ज्यादा होगी। तो ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे जो ऑर्डर रहेगा वो ये रहेगा। बट क्या 4IE2 ऑर्डर
विल बी रिवर्स्ड और IE2 क्या हो जाएगा, AM ज्यादा हो जाएगा AEM से। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों कर हुआ, जानू ना, मैं जानू ना, ओ दिल, संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यूं ही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। बिकॉज जब हम ये देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं, पहली चीज IE2 का मतलब रे, IE2 का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो अगर ये NS1 है और ये NS2 है तो ये तो NS1 बन जाएगा, एक निकल चुका होगा तो इसका मतलब है ये आपको NS1 जैसा मिलेगा। और ये आपको कहीं ना कहीं एक कम P6 मिलेगा। कैसा मिलेगा, एक कम P6। हाँ, लिथियम को छोड़ दो तो वो इनर्ट गैस तो वो भी बन जाएगा, लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो हीलियम जैसा हो जाएगा, तो इनर्ट गैस बन जाएगा। तो यहां पे ऐसा होते ही ये क्या बन जाएंगे, अचीव इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इसीलिए इनकी फिर एकदम से हाई आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। क्योंकि एक निकलते ही ये तो इनर्ट गैस बन जाएंगे, उनके पास तो एक ही है। बताऊं कैसे, एग्जाम्पल बता दूं क्या, ले आजा देख। मान ले अपने पास एक बैठा सोडियम, एक बैठा मैग्नीशियम, और लिखा इसमें क्या, IE2। लवीरे देख, इधर देख, ये 3s1, ये 3s2 है। अब IE2 है तो क्या ये 3s1 हो गया, ठीक है। इसे हटाते ही पीछे तो 2p6 आ गया, पीछे तो 2p6 आ गया, क्योंकि ये तो 1s2 2s2 2p6 ऐसा था। तो ये क्या है, एक इनर्ट गैस कोर है कि नहीं है। अब आप इस इनर्ट गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो तो एनर्जी ज्यादा ही मांगेगा ना। अब आप 2p6 और 3s1 में देखोगे तो किसकी ज्यादा आएगी, इसकी ज्यादा आएगी। तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल में, अब जब भी देखा जाएगा तो ऐसे देखा जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कलाइन अर्थ मेटल की ज्यादा होती है पर्टिकुलर पीरियड में, लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल की ज्यादा होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल से। क्यों, क्योंकि ऑल द एल्कली मेटल्स will achieve inert gas configuration after removal of one electron। अगर इनमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये पीछे जो भी इनर्ट गैस होगी इनसे पहले आने वाली वो कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगी। यानी कि इनमें हमेशा सडन जंप एक इलेक्ट्रॉन के निकलते ही आएगा, इनमें सडन जंप दो इलेक्ट्रॉन निकलने के आएगा। यानी कि वो सडन जंप होगा ही वही क्या, इनर्ट गैस से निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन, इनर्ट गैस कोर से निकाला हुआ इलेक्ट्रॉन बेसिकली। सर बस करो, कर देता हूं, होती क्या ओला उबर से बस करूं। चलो फिर, अब पी ब्लॉक में तो टाइम जाएगा यार, बताओ क्या करना है फिर, आज क्लास छोड़ दूं या 8 बजे तक समझा दूं। सिर्फ रीजन लिख रहा हूं, रीजन कल बताऊंगा। चलो आ जाओ, ये बताओ, इसकी बात कर लेते हैं, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम में एक डब्बा बना रहा हूं, उस डब्बे का नाम है खुशियों का पिटारा। डब्बे का क्या नाम है बेटा, खुशियों का पिटारा। खुशियों का पिटारा चलता है, खुशियों का पिटारा कहां से कहां चलेगा, खुशियों का पिटारा चलेगा यहां से यहां तक। ये खुशियों का पिटारा है। क्यों बोला इसको खुशियों का पिटारा, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये कैसा चलेगा, नॉर्मल, नो एक्सेप्शन, रेगुलर वेरिएशन। अगर एक्सेप्शन नहीं है तो क्या तुम इसमें
बना सकते हो, साइन बना सकते हो कि किसका किसका कितना, क्या बता सकते हो? जल्दी बताओ, क्या बताओगे? क्या टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है? कर दो डिक्रीज, 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 राइट नहीं लगा रहा हूँ, डिक्रीज 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 डिक्रीज। सवाल हो गए? एक दो तीन चार तो हो गए, चार सवाल हो गए, ठीक है, कर दो, डिक्रीज कर दिया। अब यहां पे हम डिस्कस हो सकता हो कल करें, लेकिन अभी के लिए ऑर्डर जरूर लिख दो। पहले घटा, फिर लोचा हुआ, फिर बढ़ा, फिर लोचा हुआ, फिर घटा, फिर से लोचा हुआ, फिर बढ़ा। अफसोस, अफसोस, इसमें 2 बार बढ़ गया, ऐसा कैसे? फिर यहां पे देखो, यहां पे देखो, घटा ठीक है, घटा ठीक है, घटा ठीक है, लेकिन बोला हटा सावन की घटा, मैं तो बढ़ूंगा, इसने बढ़ा लिया। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या करें? ओ एम जी, यहां का रीजन मैं दूंगा, यहां का रीजन दूंगा, यहां का रीजन दूंगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यहां का रीजन दूंगा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और यहां का रीजन भी दूंगा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब तुम मुझे बताओगे कि ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? अरे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं? इंक्रीज्ड जेड इफेक्टिव ना, और इंक्रीज्ड जेड इफेक्टिव विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज्ड है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ज्यादा डिमांड करेगा। अब साइज में आप बोलोगे साइज में ये पंगा क्यों नहीं हुआ, तो मैंने ये जरूर बताया था कि गैप इतना था, लड़ते 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 यहां तक आया, इसने कोशिश करी, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन ने साइज को कम किया, लेकिन इतना कम नहीं किया कि इससे ऊपर चला जाए। लेकिन बेटा साइज जो है ना, और साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में एक फर्क है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा सेंसिटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू जेड इफेक्टिव। आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर सेंसिटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्शन, विद रेस्पेक्ट टू जेड इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि यहां पे तो आप इलेक्ट्रॉन निकालने ही जा रहे हो ना, वहां तो आप साइज देख रहे हो कि कितनी घटी कितनी, यहां पे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो जो इलेक्ट्रॉन निकालोगे उस पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन अगर थोड़ा भी बढ़ेगा तो वो ज्यादा मैटर करता है। यानी इस वाली प्रॉपर्टी में जेड इफेक्टिव का बढ़ना ज्यादा मैटर करता है, और यही कारण है, यही कारण है कि इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई है, और इसमें लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी ऑर्डर चेंज हुआ है, और तो और वो ऑर्डर जो टिन और लेड है वहां तक भी कंटिन्यू हुआ है। यहां वो ऑर्डर नहीं लगा, हाँ गैप जरूर कम हुआ होगा, डेफिनेटली जर्मेनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, है ना, कम होनी चाहिए, लेकिन इतनी कम नहीं होगी, थोड़ा फर्क आया होगा। लेकिन हमारे लिए फाइनली मैटर क्या करता है? फाइनली मैटर करता है ये साइन, कि कितना कम हो गया और कितना घट गया, वो एक अलग चीज है। अगर वो इतना घट गया कि वो ऊपर ही आ जाए तो फिर हमारे लिए वो बहुत मैटर करता है ना, क्योंकि ये साइन बनते किससे? ये तो वैल्यूज देख के ही बनते हैं। तो वो वैल्यूज जो है वो चेंज तो होती होगी, पर शायद इतनी ना हो कि हमारा ऑर्डर बदल जाए, शायद गैप कम हो लेकिन ऑर्डर ना बदला हो। इस वजह से ये चीज हमें सिर्फ वहीं पे कंसिडर करनी है जहां पे ऑर्डर चेंज होता है, क्योंकि फाइनली हमें क्या पूछा जाता है? ऑर्डर पूछा जाता है। अब ये जो अगर इसी फॉर्मेट में दिया जाए तो हमें दिक्कत नहीं, और अगर इसका फाइनल ऑर्डर पूछा जाए, अगर इसका फाइनल ऑर्डर पूछा जाए ऑफ 13th, तो क्या बनाओगे? 13th ग्रुप का फाइनल ऑर्डर, तो याद रखना बेटा, बोरोन, हेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम रहेगा। और इसे फाइनल का मतलब है हमने इनको वैल्यूज देख के रीअरेंज कर लिया है, और इसको याद करने का तरीका है, ये हो गया बीत, ये हो गया गई। कैसे याद रखोगे? बीत गई, याद हो जाएगा, बीत गई, क्योंकि ये वैल्यूज हमें रीअरेंज, मतलब ठीक है, ये इससे कम, ये इससे ज्यादा, फिर ये कम, फिर ये ज्यादा, तो जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़ा ज्यादा हुआ, और जब थोड़ा ज्यादा हुआ तो फिर हमें फाइनल ऑर्डर कैसे? सर वो तो वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो वैल्यू थोड़ी देखेंगे, बीत गई याद कर लो, बात खत्म। कि इसका अगर ये इसी फॉर्मेट में आता है, नो वरीज,
इसी फॉर्मेट में आता है, नो वरीज। लेकिन ये इस फॉर्मेट में आता है तो फिर हमें बीत गई विल बी हमारी हेल्पफुल, है ना, ये वाला जो हमारा ट्रिक है ये काम कर जाएगा। सही है। अब मैं ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन बताऊं क्या? या रीजन देखो, वहां पे साइज में रीजन लिखा हुआ है, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन जब भी लिखा होगा उसका रीजन एक ही होगा, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, Z effective will be increased and ionization energy will also be increased. ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का सीधा मतलब है, गैलियम में 10 इलेक्ट्रॉन डी के हैं, शील्डिंग पुअर होगी, उसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, उसकी वजह से हमें बढ़ी हुई आयोनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलेगी। नहीं बताने की जरूरत है, क्योंकि बार बार ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कितना पढ़ेंगे भाई, नहीं पढ़ा सकते ना। फिर भी अगर आप चाहोगे कल मैं इनका अच्छे से आपको एक लैंग्वेज की फॉर्म में मैं बता दूंगा। कल तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, अब तो मंडे को ही मिलेंगे। हाँ, एक चीज जो आपके टेस्ट के सिलेबस में आ रही है यार, वो करवा देता हूँ, कहीं उससे सवाल आया तो आप मेरे दिक्कत हो जाएगी, वो मैं पढ़ाता नहीं हूँ यहाँ पे अमूमन। एक होता है बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। अब तुम्हारे जमाने में तो रिलेशनशिप बहुत से तरह के होते हैं, लेकिन एक डायगोनल रिलेशनशिप भी होता है। और डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है तिरछे वाला रिलेशनशिप। अपने घर में ना देख के पड़ोस में देखना इस डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे ये रहा लिथियम, ये रहा बेरिलियम, ये रहा बोरोन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा सोडियम, यहाँ पे क्या आएगा मैग्नीशियम, यहाँ क्या आएगा एल्यूमिनियम। अब हमारे सिलेबस में तो इतना ही है कि दो में पढ़ लोगे तो भी कहोगे, हालांकि होने को तो ये और में भी होता है, बोरोन सिलिकॉन में भी होता है, बट ठीक है इतना काफी होता है। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है ये दोनों एक दूसरे को रोज मिल के ये कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे जैसा हूं। दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। लिथियम की और मैग्नीशियम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज मैच करती है, दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स डायगोनली सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, उसे बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। उसी तरह से बेरिलियम भी एल्यूमिनियम को कहता है कि मैं भी बढ़िया तू भी बढ़िया, है ना, शादी कर ले सांवरिया, वो वाली बात है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब होता है ये। अब आपसे पूछे कि इनके रीजन क्या है, रीजन रीजन क्या हो सकता है, रीजन डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन यही है कि सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स से डायगोनली रिलेटेड होते हैं और सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। बहुत सी जगहों पे केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। अब सिमिलर प्रॉपर्टीज के का मतलब होता है कि तिरछा देख के मन में क्या आता है कि तुम भी मेरे जैसी हो, और वो भी बोलते हैं कि तुम भी एकदम से मेरे जैसे ही हो। यही तो होता है डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो डायगोनली हमने रिलेट कर दिया इसे, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट डायगोनल रिलेशनशिप। रीजन अब जो है वो होता है सिमिलर सिमिलर आयनिक साइज। लगभग इनकी सेम आयनिक साइज होती है। अब इसका आयन क्या होगा बेटा, लिथियम प्लस, और इसका आयन क्या होगा, मैग्नीशियम 2+। ये लगभग बराबर होते हैं। इसका आई थिंक क्या बोलते हैं, इसका जो है वो 76 कुछ पिकोमीटर होता है, एक का 72 पिकोमीटर होता है, इतना ही डिफरेंस होता है। वो लगभग सिमिलर आयनिक साइज जो होती है ना, वो ये रीजन होता है। सिमिलर आयनिक साइज जो है वो इनका मेनली रीजन रहता है। और इसका भी सेम है, बेरिलियम +2 और एल्यूमिनियम +3 की साइज लगभग बराबर होती है। इस वजह से इनके बहुत सारी चीजें जो हैं वो सिमिलर दिखाई देती है अगर रीजन पूछा जाए। और गहरा रीजन पूछे तो फिर सिमिलर आयनों पोटेंशियल, ये तो हो गया सेम। और गहरा, और गहरा रीजन पूछे तो फिर लिखना है सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। सर ये आयनिक पोटेंशियल क्या है, आयनिक पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा चार्ज अपॉन रेडियस। कितनी साइज पे कितना चार्ज है, बेसिकली इट्स अ चार्ज डेंसिटी,
है ना। आयनिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, और फाई बराबर होता है चार्ज अपॉन रेडियस, कितनी साइज पे कितना चार्ज है। अब इसकी साइज का +2, इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर +1 की डेंसिटी लगभग बराबर हो जाती है, और तो ऑब्वियसली साइज भी बराबर हो जाएगी। इसके ऊपर +2 और इसके ऊपर +3 लगभग बराबर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो मैंने आपका टेस्ट का सिलेबस था तो उसमें देखा था, तो मैंने सोचा कि करवा देता हूं, अदरवाइज आप तंग हो गए अगर एक आध सवाल आ गया तो सवाल या तो वो लिथियम मैग्नीशियम पूछेगा, बेरिलियम एल्यूमिनियम पूछेगा, और रीजन पूछे तो अगर ये रीजन हो और बाकी कुछ नहीं दिया हो तो ये आंसर है, ये रीजन हो तो फिर ये आंसर है, और अगर दोनों दिए हो तो ये आंसर है, क्योंकि जब दोनों दे देगा एक साथ तो गहरे पे जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ, याद हो जाएगा। डी ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी को हम अच्छा, टेस्ट में आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं आ रही है, साइज तक आ रहा है, और ये एक डायगोनल रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है, साइज तक आ रहा है और डायगोनल रिलेशनशिप आ रहा है। आ जाओ बेटा, चलो थोड़ा स्लो चल रहे हैं, थोड़ा बूस्ट करेंगे, स्पीड थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और आज का ज्ञान ये है कि जो टालम टोल है उसे इंग्लिश में बोलती है बेटा, इंग्लिश में उसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को टालना, बाद में कर लूंगा, है ना। जस्ट ऐसा कि हम सुबह सुबह सो रहे हैं, हमें उठना है, लेकिन हम नींद की वजह से चीज को टाल रहे हैं, कि जाना तो है लेकिन टाल दिया, जाना तो है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, बाद में कर लूंगा, एक काम करता हूँ 2 घंटे और सो लेता हूँ फिर कर लेता हूँ। इसे बोलते हैं टालम टोल। क्या बोलते हैं इसे? टालना, चीजों को पेंडिंग करते जाना, उसे बोलते हैं, है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन। एक वर्ड होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, इसका मतलब होता है चीजों को बार 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 आगे वाले समय के लिए टाल देना, कि अभी नहीं अभी नहीं, बाद में बाद में बाद में। तो बेसिकली ये एक फॉर्म ऑफ आलस है, ये एक फॉर्म ऑफ आलस होता है, और वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता ही है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होता है, क्योंकि हमें हर रोज उसी से तो कॉम्पीट करना है, लेकिन उस कॉम्पिटिशन में तुम्हें जीतना है। एक मन कह रहा है, दिमाग कह रहा है कि उठ जा पढ़ ले, दिल कह रहा है कि नहीं सो जा। ये कंपटीशन चल रहा है, इसका उस आलस को हावी नहीं होने देना है। आप उस आलस से जीतो, वो आलस आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है बेटा, चीजों को टालना। उस कंपटीशन में आपको जीतना है, कि नहीं रुक जा मैं भी करूंगा। क्लियर है, बात समझ आई? सो हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा बिगेस्ट कॉम्पिटिटर आपके अंदर ही है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी आपके अंदर ही है आपका, और वो है आलस। उसे भगाइए, खूब मेहनत करिए, जो चीज कल के लिए टाल रहे हैं अगर आज समय है तो उसे जरूर करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। टेस्ट है आपका, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, नमस्कार।